पृथ्वी की गतियाँ। अंतर्जनित बल, बाहर जनित बल। अंतर्जनित बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित बल और बाहर जनित बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल। अंतर्जनित बल दो प्रकार के होते हैं, आकस्मिक बल और पट विरूपक बल। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आते हैं और पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल और बाहर जनित बल में अपरदन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद ये आते हैं। पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी भू परपटी पर खुला छिद्र जिससे पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है। भूकंप स्थलीय मंडलों में गति होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जिस स्थान से कंपन शुरू होता है उसे उद्गम स्थल और के पास वाले स्थान को अधिकेंद्र कहेंगे। के पास वाले भाग में अभिकेंद्र कहेंगे। के पास वाले भाग में भूकंप से सबसे ज़्यादा हानि होगी। भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे अभिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाती है। भूकंपी तरंगें जो सदैव सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। रिक्टर स्केल भूकंप लेखी इसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। 1 से 7 तक व्याख्या 0.2 या ज़्यादा, ना के बराबर 0.5 क्षति कर सकता है, 0.6 शक्तिशाली, 0.7 या अधिक जो विनाशकारी होता है। इसमें प्राइमरी वेव अनुदैर्घ्य तरंग, एस वेव अनुप्रस्थ तरंग और एल वेव पृष्ठीय तरंग उत्पन्न करता है। अपक्षय व अपरदन दो ऐसी प्रक्रिया हैं जो लगातार भूमि को विघटित करती रहती हैं, नई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। जब पृथ्वी की सतह पर शैलें टूटती हैं तो अपक्षय होता है। घटक जल, पवन, हिम के द्वारा होने वाला क्षय अपरदन। वायु व जल आदि पदार्थ अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। निपेक्षित अपरदन पर निक्षेपण से पृथ्वी पर नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी जब किसी ढाल या खड़ी सक्रियदार शैल खड़ी ढाल पर वाली घाटी में गिरती हैं तो जल प्रपात बनाती हैं। जब नदियाँ मैदान क्षेत्र में आती हैं तो वहाँ मोड़दार मार्ग में बहती हैं। इसके बड़े मोड़ विसर्प कलाएं निक्षेपण व अपरदन की वजह से नदी के किनारों पर लूप बन जाते हैं, जो बाद में किनारों से अलग होकर चाप झील
बनाते हैं। अवसाद बाढ़ की वजह से नदी तटों पर महीन मिट्टी व अन्य पदार्थ आदि इकट्ठे निक्षेपित हो जाते हैं। समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान बनते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह कम हो जाता है। इसके साथ आया मलबा निक्षेपित होने लगता है, जिससे हर वितरित समुद्र खाड़ी अपना मुहाना बनाती है व सभी मुहानों के संग्रह से डेल्टा बनता है। उदाहरण के तौर पर सुंदरबन का डेल्टा स्टैक समुद्री तरंगों के अपरदन और निक्षेपण से तटीय स्थल कृतियां बनती हैं। समुद्री की तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं व इनसे दरारें पड़ जाती हैं, जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं और समुद्री गुफाएं बन जाती हैं। जब इनमें केवल छत ही बचे तो तटीय मेहराब कहलाता है। स्टैक छत भी अपरदन से टूट जाए, मात्र दीवारें ही बचें। पुलीन वह अवसाद जिसे समुद्री तरंगें किनारे पर जमा करती हैं। हिमनद बर्फ की नदियाँ गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। बर्फीय क्षेत्र का जल पिघलने के बाद उनमें भर जाता है, तो ये गर्त सुंदर झील बन जाती है। हिमनद हिमोड हिमनद द्वारा लाए गए निक्षेपित पदार्थों, छोटे बड़े सैल, रेत व तल छट मिट्टी से बनते हैं। वायु रेगिस्तान में अपरदन व निक्षेपण पवन के द्वारा मुख्य रूप से होता है। एग्जाम्पल के लिए छत्रक पवन सैल के निचले हिस्से को काटती है। पवन रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। बालू टिब्बा जब पवन का बहाव रुक जाता है, तब रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। लोयस जब बालू के कण पूरे क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं। चीन में विशाल लोयस क्षेत्र पाए जाते हैं। वायु पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादरों से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। सभी जीव जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर हैं। वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायु सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसकी आवश्यकता पौधों को होती है। पौधे नाइट्रोजन को सीधा नहीं लेते, बल्कि जड़ों के माध्यम व जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन के परिवर्तित रूप को ग्रहण करते हैं। ग्रे प्लैनेट CO2 का प्रयोग भोजन के रूप में लेते हैं। वायुमंडल संरचना क्षोभ मंडल औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर। प्राकृतिक घटनाएं कोहरा, वर्षा, ओला आदि घटित होती हैं क्षोभ मंडल पर। समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई है। लगभग बादलों व मौसम से जुड़ी घटनाएं इसमें नहीं होती।
विशेषताएं की परत ओजोन की परत होती है। हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं। मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी से आकर जलते हैं। वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए उपयोगी होता है। बहिर्मंडल वायु की पतली परत हीलियम व हाइड्रोजन पाई जाती है। तापमान वायु में उपस्थित ताप व शीतलता का परिमाण दिन रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। आतपन तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। भूमध्य से ध्रुवों की ओर घटती है। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया भार। वायुदाब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पर सर्वाधिक होता है। क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रवाहित होता है। निम्न दाब क्षेत्र अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। बादल युक्त आकाश प्लस नम मौसम में से जुड़ा होता है। वायु ठंडी होती है जहाँ तापमान कम होता है। जहाँ वायु भारी होती है ठंडी होने के कारण वह उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। सदैव उच्च दाब में से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। कौन? वायु। पवन भूमध्य रेखा 23.5 कर्क रेखा उत्तरी पूर्व कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनें चलती हैं और उष्ण उच्च दाब अक्षांश और ध्रुव या निम्न दाब के बीच पछुआ पवनें चलती हैं और उच्च दाब पेटी और निम्न दाब पेटी के बीच ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें और हार्श अक्षांश और निम्न दाब के बीच पछुआ पवनें और निम्न दाब और उच्च दाब के बीच ध्रुवीय पूर्व पवनें चलती हैं। प्रमुख वायु दाब पेटियां। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाली वायु की गति। प्रकार स्थानीय पवनें व्यापारिक पश्चिमी व पूर्वी पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत में मानसूनी पवनें हैं। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्थल व समुद्री समीर लू भारत की है। आर्द्रता जब जल पृथ्वी से जलाशयों आदि से वाष्पित
होता है तो जल वाष्प बन जाता है। वायु की जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। यह मात्रा अधिक हो तो आर्द्र दिन गर्म वायु में जल वाष्प धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडा होता है व संघनित होकर बूंदों का रूप ले लेता है, जो भारी होने की वजह से वर्षा के रूप में ही नीचे आ जाती है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: चक्रवाती, पर्वतीय और संवहनी। वर्षा के प्रकार। जल की ही जीवन। जल चक्र, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपना रूप बदलता रहता है। जल के प्रकार लवणी और अलवणी। लवणी में स्रोत, महासागर, समुद्र, इनमें नमक होता है। अलवणी स्रोत, नदी, तालाब, हिमनद। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा औसत महासागरों की 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। इजराइल में मृत सागर 340 ग्राम प्रति लीटर है। विशेषता, इसमें कोई भी नहीं डूब सकता। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। जल का विवरण। महासागरीय गतियाँ होती हैं: तरंगे, ज्वार भाटा व धाराएं। महासागर 97.3, बर्फ छत्रक 02.0, भूमिगत जल 00.68, झील का जल 0.009, स्थलीय नमकीन जल 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001, टोटल 100। तरंगे, महासागरीय सतह पर लगातार उठते व गिरता जल तूफान में विनाशकारी रूप लेती है। 15 मीटर ऊंची हो सकती है, जैसे सुनामी 150 मीटर थी अब तक सबसे विशाल। तब वह झीलों के शांत जल की विपरीत महासागरीय जल सदैव गतिमान रहता है। ज्वार भाटा निम्न नियम से दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना। जब जल बहुत ऊंचा उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो ज्वार। जब जल निम्न स्तर तक आ जाए व पीछे हट जाए, भाटा। सूर्य व चंद्रमा के विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होता आते हैं। पृथ्वी चंद्रमा के निकट जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होता होगा। बी व सी। अमावस्या व पूर्णिमा के दिनों में तीनों एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार भाटा। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से जल में होने वाले उतार चढ़ाव विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोगी किया जाता है।